30 जुलाई 2000 की एक शांत रात कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव गजनूर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। खेतों के बीच खड़ा एक साधारण सा फार्म हाउस, जहां उस रात कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सितारे राजकुमार अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे। लेकिन जंगल की अंधेरी झाड़ियों के पीछे कोई और भी था जो कई दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। रात करीब 8:30 बजे अचानक फार्म हाउस के बाहर हथियारों से लैस कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। दरवाजा खुलता है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। उन लोगों का सरगना था दक्षिण भारत का सबसे कुख्यात दस्यु कोसे मुनिसामी वीरप्पन। कुछ ही पलों में वह कन्नड़ सिनेमा के भगवान माने जाने वाले राजकुमार को अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है। और इसी के साथ शुरू होती है भारत के इतिहास की सबसे सनसनीखेज अपहरण घटनाओं में से एक। सुबह होते होते यह खबर आग की तरह पूरे कर्नाटक में फैल जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। बेंगलुरु से मैसूर तक दुकानों के शटर गिरने लगते हैं। हजारों लोग गुस्से में सड़कों पर नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे कन्नड़ पहचान का प्रतीक थे। सरकार पर अचानक भारी दबाव आ जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हर तरफ से फोन आने लगते हैं। पुलिस, खुफिया एजेंसियां और दिल्ली से भी लगातार संदेश आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक और चीज सामने आती है, जो इस पूरे संकट को और खतरनाक बना देती है। वीरप्पन ने सिर्फ अपहरण नहीं किया था, उसने एक टेप भेजा था। उस टेप में उसकी आवाज थी और कई मांगे भी। वह चाहता था कि उसके कुछ साथी जेल से रिहा किए जाएं। वह चाहता था कि सरकार उससे सीधे बातचीत करे। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या एक खतरनाक अपराधी के सामने झुकना चाहिए? दिल्ली में बैठे खुफिया अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर रख रहे थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और दूसरी एजेंसियों के बीच लगातार मीटिंग हो रही थी, क्योंकि मामला सिर्फ एक अभिनेता का नहीं था। अगर सरकार वीरप्पन की शर्तें मान लेती तो यह एक खतरनाक मिसाल बन सकती थी। लेकिन अगर सरकार सख्त कार्रवाई करती तो जंगल के बीच कहीं छिपे राजकुमार की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसी बीच कर्नाटक की सड़कों पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि सरकार कुछ नहीं कर रही। बेंगलुरु में हजारों लोग जमा होने लगे। कुछ जगहों पर बसें रोकी गईं, दुकानों को बंद कराया गया। माहौल धीरे धीरे विस्फोटक होता जा रहा था। उधर जंगल के अंदर वीरप्पन लगातार अपनी जगह बदल रहा था। उसके गैंग को जंगल का हर रास्ता पता था। पुलिस और एसटीएफ के हजारों जवान जंगल में खोजबीन कर रहे थे, लेकिन वह हर बार उनसे एक कदम आगे निकल जाता। इसी बीच सरकार ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने बातचीत का रास्ता। एक पत्रकार को मध्यस्थ बनाकर जंगल में भेजा गया। यह कदम भी बहुत विवादित था, क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि इससे वीरप्पन को और ताकत मिल रही है। दिल्ली और बेंगलुरु के बीच फोन कॉल्स लगातार हो रहे थे। खुफिया अधिकारी हर संदेश को ध्यान से सुन रहे थे, हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय बीतता जा रहा था। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, फिर 1 महीना। राजकुमार अब भी जंगल में थे। उनकी उम्र तब लगभग 70 साल थी और पूरा राज्य उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान कई बार ऐसी अफवाहें भी फैली कि पुलिस जंगल में ऑपरेशन शुरू करने वाली है। लेकिन हर बार आखिरी पल में फैसला बदल जाता, क्योंकि एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था। उधर वीरप्पन भी सिर्फ छिप नहीं रहा था, वह खेल खेल रहा था। वह सरकार पर दबाव बना रहा था, जनता के गुस्से का इस्तेमाल कर रहा था।
हर दिन के साथ यह संकट और गहरा होता जा रहा था। सरकार, खुफिया एजेंसियां, पुलिस सभी एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां हर रास्ता खतरनाक था। आखिरकार 108 लंबे दिनों के बाद जंगल से एक खबर आती है। लेकिन उस पल तक पूरे देश ने एक बात समझ ली थी। कभी कभी एक आदमी, एक बंदूक और एक घना जंगल पूरे राज्य की राजनीति, सुरक्षा और जनता के गुस्से को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है। और यही था वीरप्पन का सबसे खतरनाक हथियार।